वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा। ये तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? The idea of one nation, one election is back in the spotlight again because the centre has formed a committee to look into this. वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस वक्त हिंदुस्तान में एक काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से लोगों के पक्ष में चर्चित बना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें करीब 65% जो भारत की पॉपुलेशन है, जो इंसान जो व्यक्ति यहाँ पे वोट कर सकता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस मुद्दे पे इन्वॉल्व है। और वो करीब 90 से लेके 95 करोड़ की संख्या आती है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। ये मुद्दा काफ़ी दिनों से विषय में था, कभी उठता था कभी बंद होता था, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में ये बहुत ज़्यादा मुद्दा जो है हिंदुस्तान में छाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन 18 तारीख को 18 से लेकर 22 तारीख को दिल्ली में होने वाला है। एक जॉइंट पार्लियामेंटरी सेशन होने वाला है, जिसके तहत ये अनुमान लगाया जा रहा है, एजेंडा कहीं ओपन नहीं किया गया, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वुमेन और जो ओबीसी है उनका एक जो रिजर्वेशन का क्लॉज है, फिर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और सबसे बड़ी बात जो दूसरा चौथा बहुत बड़ा मुद्दा है कि इंडिया का नाम भारत में कन्वर्ट करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त पैनल में बहुत ही एलाइड, बहुत ही जानकार और बहुत ही वरिष्ठ, मेरे तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल लोग आए हुए हैं। मैं दोनों से आपका तारुफ करा देता हूँ। मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं अरुण गुटू जी। अरुण गुटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण गुटू जी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व डीजीपी रहे हैं। आप रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर के वाइस चांसलर रहे हैं। आप एक ऑथर हैं और आप सोशल रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा दखल रखते हैं। उन्होंने इंटरव्यू के पहले ही बोल दिया था कि मेरे उस विषय के बारे में ज़्यादा चर्चा मत करना, तो अपनी तरफ से सर बहुत करते रहते हैं। मेरी बाईं तरफ डॉक्टर मेधावी चौरे हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। जय भारत। जय भारत। और आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, आप एक राइटर हैं, आप एक ऑथर हैं, आप यूट्यूब का अपना चैनल चलाती हैं। सबसे बड़ी चीज़, एक वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एक नज़रिया रहेगा हमारे कुक स्पीक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैं अरुण गुटू जी से शुरुआत करता हूं। सर, माइक देने के पहले एक छोटी सी चीज़ आपसे मैं शुरुआत, जो प्रश्न मेरा मूल जो प्रश्न है, इंडिपेंडेंस अपन को मिली 1947 में। 20 वर्ष मतलब करीब 1967 तक मोरलेस एक वर्ष छोड़ के 1959 जब केरला की जो असेंबली थी वो डिसॉल्व हुई थी, अपने पास वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा था। उसके बाद ये मुद्दा धीरे धीरे ख़त्म हुआ। तो आपकी नज़र में क्या वजह रही कि ये मुद्दा ख़त्म रहा? नंबर 1। नंबर 2, इस मुद्दे को क्या भारत में आना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा तो विचार यही है कि आना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या कंसेंसस निकलता है वो अपनी जगह है। इसका टूट जाना भी एक स्वाभाविक चीज़ मैं कहूँगा, किसी का दबाव या कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। और स्वाभाविक इसलिए कि बीच बीच के अंदर कहीं भी गवर्नर रूल रहा, कभी किसी असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ा, किसी के अंदर आधे दूर गए, 5 साल में पूरा नहीं कर सके और फिर उसके बाद बाई इलेक्शन करने पड़े। तो ये क्रम अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से हुआ। तो आज ये स्थिति है हमारी कि हम कई बार, बल्कि जैसा कि देखा जा रहा है, लगातार पूरे साल भर हमारे चुनाव चलते रहते हैं। तीसरा मुद्दा ये आया कि पंचायत राज जब इंट्रोड्यूस हुआ और ये 72nd और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए, तो उसके बाद से पंचायती राज और ये लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस शुरू हुए, तो ये एक और चीज़ ऐड हो गई, तो जिससे पूरा जो इशू कहना चाहिए वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो गया। और मैं सोचता हूँ कि ये जो विचार अब हो रहा है
और कमीशन, लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर चर्चा करके कोई एक कंसेंसस निकाल लेते हैं, एक राय बन जाती है, तो वो देश के लिए अच्छा होगा। सर मैं एक उस पर थोड़ा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक सहमति बन जाए, तो अभी जिस तरीके से ये पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है, जो इलेक्शन के, असेंबली इलेक्शन के कुछ ही महीने पूर्व बुलाया गया है, तो ऐसा महसूस नहीं होता या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि एक वो पूरा सहमति ली जाएगी? जैसे मैंने 4 मुद्दे बताए आपको, ऐसा महसूस होता है कि 4 मुद्दे इस पार्लियामेंट सेशन में पास कर दिए जाएंगे, ये ऐसा मेरा सोच है। देखिए, मैं पहले से प्रिज्यूम नहीं करूँगा। ये बात ज़रूर आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसको लाभ होगा और किसको लाभ नहीं होगा, ये बात ज़रूर आती है। क्योंकि देखिए, जिनके पास, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पूरे देश में, प्रदेशों में काडर है अपना, वो तो इन इलेक्शंस को संभाल लेंगे और उनको फ़ायदा होगा। पर जिनके पास पूरे देश में काडर नहीं है और जो चुनाव के लिए ही तैयारी करते हैं और लीडरशिप ऐसी है उनके पास कि एक ही लीडरशिप है और वही दूसरे प्रदेशों में जाके और प्रचार करेगी, वरना उनको फ़ायदा नहीं होगा, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इससे सहमत होंगी, इसमें बड़ा शक है मुझे। और क्योंकि उनको वो लाभ नहीं होना है जो काडर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको होना है, ये मेरा विचार है। तो आपका पॉइंट बहुत अच्छा है सर कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो रिकग्नाइज पार्टीज़ हैं, जिनका कार्डर बेस तगड़ा है, उनको इस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट होगा। जो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसे आपने राइटफुली बताया, उनको जगह जगह प्रांत में जाना पड़ेगा, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान होगा। चलिए, मैं डॉक्टर चौरे की तरफ जाता हूँ, मेधावी जी आपकी तरफ आता हूँ। आप बताइए, जैसे मैंने अभी अरुण गोटू जी से पूछा, तो आप एक वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या महसूस होता है कि क्या ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, जैसे मैंने बताया कि 1947 से चला, 20 साल अपने यहाँ प्रथा चली, क्या अभी ये प्रथा चालू होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, पर आप जानते हैं जिस तरह से पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए हैं हमारे यहाँ और जिस तरह से जो भी सरकारें आई हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में बाहर यही होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो आप ये देखिए, इसमें हम एज बीइंग अ वुमन मेरे को लगता है कि हमारा बहुत सारा समय भी बचेगा, क्योंकि पूरा जो महकमा है सरकारी वो लग जाता है इलेक्शंस में। मेयर का इलेक्शन हो, स्टेट का इलेक्शन हो, या फिर जैसा अभी सर ने बताया पंचायती राज एक जुड़ गया, साथ वो भी जुड़ गया है। तो आप ये देखिए, सब पूरी मशीनरी उसमें लग जाती है और काम पूरा, डेवलपमेंट पूरा ठप हो जाता है। जितने ऑफिसर्स हैं एंड स्टाफ मेंबर्स हैं, सबकी इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है। तो आप ये देखिए, द होल मशीनरी कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। तो आई थिंक कि इट इज़ हाई टाइम कि अब हम कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि हमने अभी नियर पास्ट में देखे हैं कि बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं गवर्नमेंट ने। तो वी आर होपफुल कि अब 1 नेशन 1 इलेक्शन का समय आ चुका है और ये भी अमेंडमेंट अब होना चाहिए। योर पॉइंट इज़ वेरी वेल नोटेड, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। लेकिन इसमें जो अपोजिशन की कुछ पार्टीज़ हैं वो क्यों इतना घबराई हुई हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी या एक पर्टिकुलर एक्स पार्टी को ही फ़ायदा होगा? ऐसी थिंकिंग क्या, ऐसे कॉमन मैन, जैसे आपने बोला एज ए वुमन, जैसे सर ने बताया कि नहीं इट्स बेनिफिशियल, तो आपकी नज़र में क्या ऐसा कोई इलेक्शन के पहले ये डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्या कोई इसमें पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कर रहे हैं या एक जनहित के लिए कर रहे हैं? देखिए, पर्सनली आई फील कि ये जनहित के लिए हो रहा है, क्योंकि हमने देखा, जैसे मैंने बताया कि अभी जो डिसीजंस लिए गए इस गवर्नमेंट में, तो हमने देखा है वो सब जनहित में ही थे। तो इसलिए इनका पॉलिटिकल अब ये मतलब ये तो अंदरूनी चीज़ है, सब थोड़ा बहुत तो अपना फ़ायदे के लिए देखेंगे ही। थोड़े बहुत अपने फ़ायदे के लिए कोई भी पार्टी देखती है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी हैव टू सी द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर में नेशन का ही हित होगा। तो आई थिंक ये चीज़ हमें सोचना चाहिए कि अब हम अपने छोटे छोटे से जो हमारे हित हैं उससे बढ़ के हम अपने देश के बारे में सोचें। बिल्कुल सही बोला सर, ये पॉइंट तो काफ़ी अच्छा रहा कि एक एक्सपेंस की बात भी ज़रूर करूँगा सर आपसे मैं। आप इतने वरिष्ठ रहे, आपने इतनी सरकारें देखी, इतने लोगों से आपने काम किया,
एक जो एंगल काफ़ी सब्सक्राइबर की मांग में ये अपन डिस्कशन पे बैठे हैं सर, काफ़ी लोग की मांग थी ये सब, इसमें ज़रूर डिस्कस करिए। एक जो मुद्दा आया जो मैं आपसे सवाल करता हूँ अलग से, जैसे मेधावी ने जो बताया सर कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो कितना समय बर्बाद होता है, आपने राइटफुली बोला पंचायत अलग ऐड हो गए उसमें। क्या पैसे का सेविंग का जैसे एक मेन एंगल है कि इसमें पैसा सेव होगा, या अपने को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि गवर्नमेंट मशीनरी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी? क्योंकि अगर पैसे की बचत देखी जाए तो स्टेट बजट का बहुत ही कम परसेंटेज है जो एक इलेक्शन में खर्च होता है। तो मेरे ख्याल से मनी सेविंग इज़ नॉट द मेन क्राइटेरिया, बट येस जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जिसके कारण काम ठप हो जाता है, उसमें एक कॉमन आदमी को काफ़ी रियायत मिलेगी। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ कि पैसे का सवाल नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास जो दूसरे रिसोर्सेज हैं और जिनको एक साथ पूरे देश में डिप्लॉय करना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस को ले लें, चाहे वो दूसरे जो मदद करते हैं वो ले लें, यहाँ तक कि वो जो वीवीपैट जो मशीनें हैं ऑटोमेटिक, वो हाँ, अभी तो क्या होता है कि आपने 4 बटालियन मध्य प्रदेश की जो है बंगाल भेज दी। अब जब यहाँ पर ही चुनाव होगा, वहाँ पर भी चुनाव होगा, तो ये जो रिसोर्सेज जिनको कहते हैं हम, ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मशीन के हों, चाहे वो गाड़ियों के हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हों, ये जो रिसोर्सेज का जब हम बात आती है तो हमें लगता है कि इतना आसान नहीं होगा इसको करना। और इसका विकल्प या तो बिल्कुल इसी तरह का कर सकें अगर इतने रिसोर्सेज हों तो, और नहीं तो कोई ना कोई विकल्प भी अपने को सोचना पड़ेगा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने रखें अपन, और इससे कंसेंसस जो है वो बन सके। एक सर 2019 में नीति आयोग ने एक प्रपोजल दिया था, आपने पता नहीं उस चीज़ को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि ये जो है इलेक्शंस अपने अगर अपन एक ही टाइम पे कराते हैं तो 2 फेजेस में कराए जाएं। पहला फेज़ 14 स्टेट का हो और दूसरा फेज़ 16 स्टेट का, और इन दोनों में 30 महीने का गैप, इनमें 30 महीने का गैप हो। तो वो बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अगर एक सरकार पहले फेज़ की फॉर एग्जाम्पल 15 महीने के अंदर गिर जाती है तो उनके पास 15 महीने और हैं दूसरे फेज़ के लिए, तो इलेक्शन कराने के लिए तैयारी रहती है। या एक सरकार 15 और 30 महीने के भीतर गिर जाती है, फॉर एग्जाम्पल 25 महीने में गिर जाती है, और दूसरा फेज़ का इलेक्शन 30वें महीने पे है, तो 5 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए और साइमल्टेनियस इलेक्शन करा लिया जाए। तो ये विकल्प तो सरकार ने ढूंढा है। आप नीति आयोग का जैसे मैंने बताया 2 फेजेस में अपन कराए जाएं, इसके बारे में आपका क्या विचार? मुझे नीति आयोग के बारे में तो नहीं मालूम था जी, पर मैं भी इसी विचार का हूँ। ये इत्तेफाक है कि क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर ऐसे रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र नहीं कर सके तो क्या इलेक्शन कराना भी संभव होगा? पर ये जो 2 फेजेस की जब बात आती है तो ये संभव होगा। अगर मान लीजिए राजस्थान को ज़रूरत है और मध्य प्रदेश का इलेक्शन बाद में है और राजस्थान को पहले, तो हम उनको रिसोर्सेज भेज सकते हैं। इसी तरह से वाइस वर्सा, फेजेस जैसे अपन करा, जी हाँ, फेजेस के अंदर। तो 2 फेज जो हैं, 2 से ज़्यादा करना फिर वही बात गलत हो जाएगी, फिर तो अपन मल्टीपल वो पूरे के पूरे। पर 2 का जो विकल्प है वो मेरे हिसाब से संभव है, और मैं सोचता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शायद इसके लिए तैयार हो जाएं, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके पास अपना कोई काडर नहीं है और वही लीडरशिप का जो रिसोर्स है उनके पास, वही घुमाना पड़ता है उनको सभी जगह, उनको मदद मिल जाएगी, उनको मदद मिल जाएगी, और वो शायद इस कंसेंसस में शामिल हो जाएं। जी हाँ सर, ये इतना अच्छा विकल्प है। आप इतने एक्सपीरियंस रहे, मेधावी जी इतनी एक्सपीरियंस है, मैं मेधावी जी के पास अभी जा ही रहा हूँ वापस। तो सर, इसमें कुछ पार्टीज को ऑब्जेक्शन क्यों? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि जिनके पास काडर नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज के अंदर पैसे की भी बात आती है और काडर की भी, दोनों की बात आती है, और तो उनको बहुत परेशानी होगी। वो रिसोर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उन्हें अपने एरिया के अंदर करना पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि शायद यही एक कारण है कि पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी जो है वो थोड़ा संकोच कर रही हैं, क्योंकि उनको नुकसान हो जाएगा। और जो जैसे बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी या कांग्रेस,
जिनका कि जनाधार है अभी जी, भी काडर है इनके पास, इनको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जी नहीं, चलिए मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा था, अब आपने बीजेपी कांग्रेस का नाम ले लिया तो कांग्रेस को तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन है इस चीज़ में। अब देखिए जहाँ तक ऑब्जेक्शन का सवाल है, मैं नहीं कहता क्यों वो ऑब्जेक्शन कर रहे, पर मेरा अपना विचार है कि उनको नुकसान नहीं होगा। ये जिनके पास काफ़ी पुरानी पार्टियां हैं और जिनके पास अपना काडर है। थैंक यू सो मच सर। मेधावी, मैं आपके पास आऊँगा। जैसे सर ने बताया कि इसमें जो जिनके पास कैडर नहीं है, जिन पार्टियों के पास, जो रीजनल पार्टीज हैं, छोटी पार्टीज हैं, जो बढ़ना चाहती हैं, उनको थोड़ा नुकसान है इसमें, है ना। अगर ये अपन फेजेस में कराते हैं तो उनको फायदा है। आपका क्या विचार है? एक्सपेंस, जैसे आपने राइटफुली बताया, एक्सपेंस के अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जिसके कारण आम आदमी परेशान होता है, तो ये दूसरी पार्टीज को क्या इसी के कारण प्रॉब्लम है? क्या ये पॉलिटिकली, जैसे मैंने फिर पूछा था, क्या रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करेगा, या जैसे आपने बताया जनहित के लिए तो बहुत ही अच्छा है? बहुत ही अच्छा है। देखिए, अब कुछ इस तरह से उभर के आ रहा है, अगर करेक्शन करना हो तो आप कीजिएगा, कि कुछ जो भी रूलिंग पार्टी कहती है बस उसको अपोज करना है या रादर एक नेम को अपोज करना है। इफ आई माइट यूज द नेम मोदी जी, बस उनको अपोज करना है। वो कुछ अच्छा भी अमेंडमेंट लेकर आते हैं तो भी अपोज करना है। अब देखिए, मेरे हिसाब से बैलेट पेपर बड़ा हो जाएगा कि भाई आपको सारे इलेक्शन से एक साथ कराने हैं, तो स्टेट इलेक्शन एज वेल एज द लेजिस्लेटिव इलेक्शन, तो बड़ा हो जाएगा बैलेट पेपर। इलेक्शंस शुड बी हेल्ड ऑन अ संडे, ताकि छुट्टी के दिन सब लोग आ रहे हैं और अपना मतलब दे आर वो कास्टिंग देयर वोट। इट शुड बी ऑन अ संडे एंड एवरीबॉडी शुड बी एडवाइज कि उनको ज़रूरी है कि वो वोट करें। मैं इसी पॉइंट पे आपके, मेरे को मालूम था ये पॉइंट आप बोलोगी, और आप एक लेडी हो, आप वुमेन हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप मतलब खुद अकेले। अभी मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं दर्शकों को, बहुत ही सर बड़ा मज़ेदार एक वाकया हुआ। अभी हमारी मैडम जो है ये थार जीप में आई, तो हमारा कैमरामैन है जो अभी शूट कर रहा है, अश्विनी मिश्रा, कह ले मैंने पहली बार लेडी को थार चलाते हुए देखा सर। मैं कहा देखो, दिस इज द लेडी ऑफ द डे। तो आप इतनी मजबूत लेडी हैं डॉक्टर मेधावी। सबसे बड़ी परेशानी तो वोटर टर्न अबाउट की है। देखिए, आप अगर देखें तो 60% भी अगर होता है तो पेपर में आप पढ़ेंगे 65 हो गया गुड टर्न अबाउट ऑफ द वोटर लिस्ट, जिसमें महिलाएं, मैं कल्प्रिट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उनको सबसे बड़ा दोषी मानता हूं कि बाहर ही नहीं निकलती। तो इसका क्या, मैं सर से भी पूछूंगा, इसका भी कुछ एक, जब आप इतना बड़ा एक स्टैंड ले रहे हो हिंदुस्तान में, तो क्यों ना इसके ऊपर एक कोई खासी चीज, अच्छी मजबूत राजनीति, एक कोई ना पॉलिसी बनाई जाए। भाई वोट तो करो आके, बिल्कुल आके वोट करिए, और जो वोट नहीं करता है कुछ तो पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। एंड द लेडी ऑफ द हाउस, उसको फोर्स करना है, जैसे हम बाकी सब चीज़ों में भी राइटियसनेस के लिए फोर्स करते हैं कि भाई रॉन्ग टर्न मत लीजिए, गलत तरीके से गाड़ी मत चलाइए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए जब भी कोई घर से बाहर निकलता है। इसी तरह से हमें अपने मेनफोक को फोर्स करना है कि वोट तो डालना ही है। इट्स नॉट अ हॉलीडे। आप नेशनल हॉलीडे समझ के बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। आप बताइए क्या मतलब, व्हाट इज दिस? So the idea is lady of the house should take charge of this, और yes, tell the men folk कि इस टाइम पे हमें छुट्टी मनाने कहीं नहीं जाना है, हम वोट करेंगे और आप भी करेंगे। और जितने ऑर्गेनाइजेशंस मतलब वो भी हैं सरकारी और अदरवाइज ऑल्सो प्राइवेट वाले, वो सब जरूर कंपलसरी करें कि उनके जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड सर। यही मैं आपसे पूछूंगा कि अपन इतना कर रहे हैं सर इलेक्शंस के लिए, इतना सरकार भी प्रयत्न कर रही है, अपोजिशन भी लगी है कि अच्छा फेयर इलेक्शन हो। तो दो मुद्दे पूछूंगा आपसे सर। पहला मुद्दा तो ये कि इलेक्शन में जो अपना टर्न अबाउट आता है, जो लोग जाते हैं सर, इसको कैसे बढ़ाएं या कैसे इसको रिजिड करें कि भाई हर आदमी आए, वोट तो करो। जैसे मैंने बताया सर, 60% वोटिंग में तो आप देखेंगे पेपर में गुड टर्न अबाउट, अब इट इज हार्डली एनीथिंग। At least there should be 80 to 90%, 95% people coming to vote. What is your take on that? देखिए, एक पुलिस ऑफिसर के नाते मैं ये महसूस करता हूँ कि ऐसा कानून कभी नहीं बनना चाहिए जिसको कि एनफोर्स नहीं किया जा सके। और मैं सोचता हूँ कि लोगों को कंपलसरी करना, इस तरह का कानून लाना, ये शायद व्यवहारिक नहीं होगा। अच्छा ये हो कि हम स्कूल से ही बच्चों को अपने दायित्व के बारे में बताएं और इस तरह से वो परिवर्तन लाएं, शिक्षा के माध्यम से, प्रोपेगेंडा के माध्यम से। जैसे अब आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो कितनी कम हो गई है, एकदम कंट्रोल में आ गई है। तो कैसे आई है? प्रोपेगेंडा के माध्यम से। लोगों ने भी महसूस किया, आर्थिक जो दबाव पड़ा, जो भी हुआ, पर
प्रोपेगेंडा का भी रोल रहा उसके अंदर। तो इसी तरह से ये चीज़ करनी चाहिए। एक चीज़ मैं और आपको इस पहलू में बताऊंगा जी जी कि देखिए, मैं शिक्षा की ही बात करूंगा, वैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी यही हो रहा है कि सरकारें शिक्षकों को किस में लगा देती हैं? चुनाव ड्यूटी के अंदर। और अगर ये चुनाव जब अपन देख रहे हैं कि लगातार होते रहते हैं, तो किसका नुकसान होता है? विद्यार्थियों का। और शिक्षा और स्वास्थ्य ये किसी भी देश की जड़ें हैं। क्या बात है। अगर वो ढीली पड़ती हैं, वो तो ये जो मुद्दा चल रहा है उसके अंदर 2 तक तो मैं सहमत हूँ, पर 1 अगर कर सकती है सरकार तो वो और भी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो विपरीत प्रभाव शिक्षा और दूसरे कामों पे पड़ता है, रेवेन्यू का ले लीजिए आप। अब वो बेचारा अपनी ज़मीन के बारे में या किसी और झगड़े के बारे में रेवेन्यू कोर्ट में गया है और उसे बताया जा रहा है कि सब के सब जो हैं वो साहब इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हुए हैं, चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा देश जो है इस तरह के महंगे चुनाव को जो है बर्दाश्त कर सकता है? तो जो कुछ हमने अभी गलतियां कर दी, अब उसको उसमें बिल्कुल बहुत आवश्यक है कि सुधारा जाए। बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला आपने साहब, वाकई में बड़ा खूबसूरत पॉइंट बोला कि ये शिक्षा देनी चाहिए। कोई भी कानून जब ज़बरदस्ती लादा जाता है तो इंसान उसको फिर निभाता नहीं है। ये बहुत अच्छा बताया है कि एक बच्चे को स्कूल की शिक्षा से ये अवगत कराना चाहिए कि भाई इलेक्शन देना कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसे दूसरा इन्होंने पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि शिक्षक को मत भेजो भाई, शिक्षक को भेजते हो तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? सर एक आपसे फिर मैं इसको कंक्लूड करूँगा डॉक्टर चौरे के पास, एक जो आपसे थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा सेंसिटिव सवाल है साहब, जो मैं समझता हूँ कि ये कई जैसे पिछले करीब 10 साल में 2 या 3 बार, अपना मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए, राइट, लास्ट ईयर जो पिछला चुनाव हुआ, अपना मिड टर्म चुनाव हुआ, क्या 2 चीज़ें, पहली चीज़ क्या एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ ऐसा तगड़ा या ऐसा खूबसूरत बना देना चाहिए कि ये मिड टर्म इलेक्शन नहीं हो, या ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए कि एक जो सरकार चुनी जाए वो 5 साल तक रहे? ये क्या इसको हाउ डू वी कंट्रोल इट? देखिए, इसके ऊपर मैं लीगल राय तो ज़्यादा नहीं दे सकूँगा, पर इसमें तो कोई 2 राय नहीं है कि अगर जनता ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को इस बिना पे चुना है कि वो इस पार्टी का है, उस पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करेगा, और वो उस पार्टी को छोड़ के और वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है या इंडिपेंडेंट हो जाता है या इवन रिज़ाइन कर देता है, ये नहीं होना चाहिए। और उस कैंडिडेट के विरुद्ध कोई न कोई ऐसा कानून भी हो और उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन किया जा सके, ऐसी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आया राम गया राम का जो सिलसिला है, और कोई कहता है, हाँ, कोई कहता है कि पैसे से ख़रीद लिया, तो ये सब कैसे हो सकता है? आपने जनता के विश्वास को तोड़ दिया, जिसने आपको चुनाव दिया, चुनाव में जिताया, उसके विश्वास को तोड़ दिया, और आप फिर भी बने हुए हैं वहीं के वहीं एमएलए। ये तो गलत है। बड़े हर प्रजातंत्र के अंदर तो ये चीज़ कभी एक्सेप्टेबल होनी नहीं चाहिए। मे बी सर अगर ये चीज़ अगर आ जाए तो ये जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं इनमें ऑटोमेटिकली कमी आ जाए। मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ कि इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेधावी, आपसे एक छोटा सा प्रश्न, आप एक वुमेन हैं, अभी हेड हैं, जैसे एक, मैं ये नहीं बोल रहा मध्य प्रदेश, मैं कह रहा हूँ कर्नाटका, मैं कहता हूँ महाराष्ट्र, अपना जैसे ये अभी मुद्दा, ये जैसे सर ने राइटफुली बोला कि पैसे की बात नहीं है, आपने राइटफुली बोला कि पैसे की बात नहीं है, ये जो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं इसमें अपना मैन फोर्स बहुत चाहता है। जैसे सर ने बोला रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई नहीं है, शिक्षक नहीं है, कोई नहीं है। अब एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो घोषणाएं की जाती हैं। मैं सर से भी पूछूंगा, तो ये घोषणाएं की जाती हैं, अब जैसे एक्स घोषणा करी, मालूम पड़ा उसमें खर्चा 45,000 करोड़ का आ गया, 20,000 करोड़ का आ गया। एक इलेक्शन कराने के लिए, विधानसभा इलेक्शन कराने के लिए पूरे देश में 5,000 या 10,000 रुपये खर्च होता है। अब एक योजना को इलेक्शन के मात्र 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, जैसे आपके वुमेन के लिए अभी किया कि हेड ऑफ द वुमेन गेट्स एक्स अमाउंट ऑफ मनी, इज इट करेक्ट?
नहीं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। स्पेशली जब मेधावी मैं कट कर रहा हूँ कि स्टेट का बजट है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो क्या ये एक इलेक्शन पे प्रभावित नहीं होती चीज़? बिल्कुल होती है। तो इस तरह के जो फ्रीबीज बोलते हैं जिनको हम, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एंड एक और छोटा सा पॉइंट भैया मैं ऐड करना चाहूँगी, जो सर ने बोला कि हम एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक कंट्री जहाँ पे उनको ये भी नहीं पता होता है कि टॉयलेट कहाँ जाना है, हमें बताना पड़ता है उनको। एक कंट्री जो ये नहीं समझता है कंट्रीमैन की कचरा कहाँ पे डालना है, तो इनके लिए ये हेलमेट पहनना है उनकी जान के बचाने के लिए ज़रूरी है, सीट बेल्ट पहनना उनकी जान के लिए बचाना ज़रूरी है। जब हमारे यहाँ का कंट्रीमैन ये नहीं समझता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता है, तो एनफोर्समेंट तो ज़रूरी है ही। आप अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं तो आप इलेक्शन की परवाह कहाँ से करेंगे? तो यस, इसीलिए ऐसा देश जो भारत है जहाँ पे हम सिर्फ डंडे की भाषा समझते हैं, वहाँ पे एनफोर्समेंट तो कंपलसरी तो होना ही है इलेक्शन में आपको वोट जाने के लिए, तब तक नहीं जाएंगे ये लोग। नहीं, सर का पॉइंट ये, जहां तक मैं समझता हूँ, ये नहीं था कि एनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज कि लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म उसको चाहते हो, प्रोसेस को एस्टैब्लिश हो, तो वो आपको सिखाना ही पड़ेगा। भाई आप एनफोर्समेंट डंडे से 2 दिन कर लोगे, फर्मली एग्री, बट आई एग्री विथ यू। ये तो कई लोग मानते हैं कि यार हिंदुस्तान में डंडे की भाषा चलती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखें तो जैसे सर ने राइटफुली बताया कि अपने को ग्रास रूट से सिखाना पड़ेगा कि भाई हेलमेट पहनो, भाई ये टॉयलेट है, एकदम सही है, लेकिन करना पड़ता है, एट टाइम्स यू हैव टू डू इट। तो इसीलिए ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। ये नहीं कह रहे कि आप हमेशा के लिए करें, बट टू ट्रेन द पीपल कि आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आप वोट नहीं करेंगे, तो जरूरी है। प्रमोशन रोक दीजिए, सैलरी रोक दीजिए, एक बार क्या जरूरी है। एंटी डिफेक्शन के बारे में मैंने सर से बात करा, मेधावी आपकी क्या राय है उसमें? कि सर ने राइटफुली बोला कि भाई मैंने आज एक्स कैंडिडेट को चुना, मेरे रीजन का था, वो कांग्रेस का था, मैंने उसको वोट डाला, 1 महीने के बाद वो दूसरी पार्टी में चला गया, तो मैंने जिस आइडियोलॉजिकली वोट किया वो तो खत्म हो गया, और फिर मिड टर्म इलेक्शन हो गए, फिर स्टेट गवर्नमेंट को झटका लगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट का पैसा गया। तो क्या ये रुकना चाहिए? क्या इसका एक सख्त कानून बनना चाहिए जैसे सर ने बताया? बिल्कुल सख्त कानून बनना चाहिए और बिल्कुल रुकना चाहिए। ये जो करते हैं पार्टी हॉपिंग, ये बंद होनी चाहिए। जो आपको आज अगर सीट नहीं मिली या मिल भी गई, आप जीत भी गए और उसके बाद आप दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कई बार ये होता है सीट नहीं मिली इसलिए चले गए दूसरी पार्टी में, कई बार सीट मिल भी गई उसके बाद भी बीच में चले गए। तो आप ऐसा, ये तो गद्दारी है, ना केवल वोटर के साथ बल्कि देश के साथ। बिल्कुल। तो एक ये बड़ा कॉमन पॉइंट रहा, ये जो मैं अभी डिस्कशन किया सर अरुण गोटू जी से, डॉक्टर मेधावी चौरे से, कि बिल्कुल 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। उसकी वजह भी बताई कि भैया पूरी मशीनरी एक जगह लग जाती है, लेकिन उसके 2-3 अच्छे पॉइंट्स भी बताए कि भाई इलेक्शन में वोट करने जाना चाहिए, उसका एक सख्त कानून लगना चाहिए कि भाई आप जाइए। सर मैं कंक्लूड करूँगा, लेकिन एक छोटे से मुद्दे में जो अभी स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में उठने, मैंने पहले ही कहा था कंक्लूड तो सब उसी से करेंगे, अपन भारतवासी हैं, भारत से कंक्लूड करेंगे। सर इंडिया टू भारत, सर व्हाट आर योर व्यूज? मेरे हिसाब से तो देखिए ये कोई कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है। हम सबको भारतवासी होने के नाते गर्व होना चाहिए। इंडिया से वो गर्व नहीं आता। वो अगर जो गरिमा और जो गर्व आता है वो भारत से ही आता है, और मैं नहीं सोचता कि इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है, तो फिर कहाँ से इस चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी हो और ये कहे कि साहब नहीं ऐसा बदला नहीं जाए या भारत ना लिखा जाए। नहीं, ये तो मैं सोचता हूँ हर एक भारतवासी जो है वो चाहेगा, हाँ, गर्व महसूस करेगा कि हमारा देश भारत है। ये अभी सर ने, जैसे मैं मेधावी को देने के पहले मैं इन्हीं की, डॉक्टर चौरे की ही बात दोहराता हूँ कि जो भी सरकार कर रही है उसका अपोजिशन तो करना ही है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं कुक स्पीक्स में, आप लोग इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से देखते हो, आप देखिएगा जो अभी विपक्ष के कितने नेता पिछले 20 साल से जब वो पावर में थे, उन्होंने बोला कि भैया इसको भारत बनाने में क्या हर्जा है। मैंने बताया, नाम नहीं लूँगा। अभी छोटा सा एक बहुत अच्छा मज़ेदार थोड़ी हंसी फुहारे वाली चीज़ बता दूं, लालू प्रसाद यादव जी का एक छोटा सा वीडियो मेधावी अभी बड़ा वायरल चल रहा है, जिसमें वो दातन कर रहे हैं। तो उनसे कैमरामैन पूछता है कि सर ये दातन रोज़ करते हैं? कहले मैं रोज़ करता हूँ। कहले दिल्ली जाते हैं? कहले महीने में इतने दिन दिल्ली जाता हूँ। तो कहले फिर दिल्ली में कैसे करते हैं? कहले वो इंडिया है, वहाँ दातन थोड़ी ना मिलती है, ये भारत है, यहाँ दातन मिलती है। देखिए, अब वो जब पावर में थे तब की बात है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये तो वीडियो वायरल है अभी। तो मेधावी आपका क्या कहना है, इंडिया टू भारत?
देखिए भारत ही होना चाहिए था शुरू से। जब भी कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे इन्वेड करता है तो सारी चीज़ें उनकी ध्वस्त करके और अपना वर्चस्व इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, और वही किया ब्रिटिशर्स ने, हमें नाम दे के, हमारा नाम बदल के इंडिया रख के। तो एक जो जैसे सर ने बोला, जो एक फीलिंग आती है जब हम भारत बोलते हैं, जो हमें देशभक्ति की फीलिंग आती है जब हम भारत बोलते हैं, वो इंडिया में नहीं आती है। तो देयर हैज़ टू बी नो कंट्रोवर्सी। और आप मतलब हमने सबने भी यूज़ करना चाहिए अपने उसमें कि हम भारतीय हैं और हमारा देश भारत। बिल्कुल सही। और अगर आपको मैं हिस्ट्री, माता की जय बोलते हैं हम, इंडिया माता की जय जय कभी नहीं नहीं बोलते हैं। बिल्कुल भारत माता की जय बोलते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप लोग थोड़ा सर्च करें कि ये जो ग्रीक्स थे, इन्होंने 5th सेंचुरी में इंडिया बोलना शुरू किया। और क्यों बोलना शुरू किया? बिकॉज ऑफ द रिवर इंडस। अदर साइड ऑफ द लैंड, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द लैंड ऑफ द रिवर वॉज इंडिया। ये ग्रीक ने शुरू किया। फिर अल्टीमेटली ये भारत जो है क्या है, संस्कृत वर्ड है। तो बिल्कुल जैसे दोनों ने बोला, मेरा भारत महान, और बिल्कुल भारतवर्ष होने में प्राउड होना चाहिए। वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड। सर, एनी अदर लास्ट मैसेज बिफोर वी क्लोज द शो? आपके शो जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और वो पॉपुलर हो। थैंक यू। मेधावी, लास्ट वर्ड्स? यस, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। जय हिंद साहब, जय हिंद। नमस्कार। नमस्ते। Hi, hope you liked this episode of Cook Speaks. Our sincere effort to get such masters again and again, different fields, maybe it's sports, art, culture, music, theatre, any field. The masters should be there on Cook Speaks. We require your help to go more wider on a larger canvas. Subscribe to our channel. Press the bell icon.